फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। 1989 की तस्वीर 1990 में बदल गई। राजीव गांधी की जगह कभी उनके ही कैबिनेट में वित्त और रक्षा मंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ले ली थी। देश के प्रधानमंत्री थे और 15 अगस्त 1990 को लाल किले से हिंदुस्तान उनको ही सुन रहा था। सामाजिक न्याय का उनका नारा, समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को उनका हक दिलाने की बुलंदी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के इस ढांचे में देश के चलाने और संवारने में, उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देना चाहते हैं और मजबूती से देना चाहते हैं। बहुत गरीबों के लिए, बैकवर्ड लोगों के लिए मंडल कमीशन, बैकवर्ड क्लासेस सिटीजन ऑफ इंडिया, उन्होंने जो पहल किया लागू किया, कितनी गालियाँ पड़ी उनको जात से लेकर अभिजात वर्ग के द्वारा। राजा नहीं फकीर है, यकीन जानिए ये भारत में नारे लग रहे थे और किसी के लिए नहीं, देश के प्रधानमंत्री के लिए। हम जिक्र वीपी सिंह का कर रहे हैं। मांडा का राजा फकीर कहलाने लगा था और जिस तरीके से उसने बफोर्स दलाली के तमाम पन्नों को खोला और जेब से एक कागज उछालते हुए वो लाल किले के प्राचीर तक भाषण देने तक आ पहुंचा, उसने भारतीय सियासत में एक नया मोड़ दे दिया। और पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि लाल किला या फिर एक आम जमीन, खेत खलियान या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज, सब कुछ एक सरीखा हो गया है। एक बोफर्स के आरोप में घिरे राजीव गांधी के खिलाफ अभियान चला करके उन्होंने प्रधानमंत्री पद एक तरह से हासिल किया था। तो उनसे जो सबसे बड़ी उम्मीद लोग कर रहे थे, जिसकी उन्होंने घोषणा भी की अपने भाषण में, कि क्या बोफर्स के रहस्य का पर्दाफाश होगा। 1984 में राजीव गांधी को 3/4 बहुमत मिला था, लेकिन उसी कांग्रेस को राजीव के ही एक पुराने दोस्त और मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने विपक्ष में पहुंचा दिया। वीपी प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन तब तक अयोध्या में राम मंदिर का सवाल सरकार के सीने में चुभने लगा था। वीपी जिस वक्त लाल किले पर पहुंचे, मंडल के जवाब में कमंडल की चिंगारियां फूटने लगी थी। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का आया हुआ। हम लोग का पूरा प्रयास कि इसका रास्ता कोई हल आपसदारी, समझदारी और प्रेम से निकले, क्योंकि वही इस देश का रास्ता रहा है अपनी समस्याओं को हल करने का। अभी तक इसमें विशेष कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़े। रूबिया सईद का मामला जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंक की आहट। लाल किले से बोलते हुए वीपी सिंह ने जम्मू कश्मीर का दर्द भी बयां किया, लेकिन उससे 4 कदम आगे देश की खराब माली हालत भी चुनौती दे रही थी। वीपी ने देश से उस चुनौती को साझा किया, थोड़ी बेबसी और थोड़ी मजबूती के साथ। देश की चलाने और संवारने में, उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देना चाहते हैं मजबूती से। कुछ आर्थिक परिस्थितियां रही हैं, मुद्रास्फीति रही है कुछ समय से, बजट के घाटे भी रहे हैं, उससे हम लोग जूझ रहे हैं। उन पे भी काबू करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन इसी के साथ हम ये भी कह देना चाहते हैं कि जनता के इस तकलीफ से जो मुनाफाखोरी करना चाहेंगे, उनके साथ मजबूती से निपटा जाएगा, उसमें कोई कमजोरी नहीं। 1989 के चुनावों में वीपी सिंह एक ऐसी सरकार के मुखिया बने
जो परस्पर विरोधी बीजेपी और कम्युनिस्टों के समर्थन से चल रही थी। ऐसी सरकार का एक तो चलना मुश्किल था और अगर चल रही हो तो कोई फैसला करना और भी मुश्किल। फिर भी वीपी सिंह ने ऐसा फैसला किया कि भारत का इतिहास बदल गया। मंडल ने देश की राजनीतिक धारा बदल दी। हजारों वर्ष गरीबी में रहा, कुछ साल और रह लेगा। वो अब अपनी आखिरी लड़ाई, अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहा है। इंसान की तरह इंसान रहने की लड़ाई लड़ रहा है और वह संबंध को तोड़ना होगा कि हम दाता बने रहें और गरीब पाता बना रहे। ये दाता और पाता का नाता तोड़ करके हमको भ्राता का नाता जोड़ना होगा। ये नई व्यवस्था का परिवर्तन इसी को कहते हैं। वीपी सिंह की सरकार 11 महीने में ही गिर गई थी, लिहाजा उन्हें लाल किले से देश को संबोधित करने का बस एक ही मौका मिला। लेकिन वो दौर बेहद सियासी उथल पुथल का था। वीपी ने अन्य पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने का ऐलान करके राजनीतिक सामाजिक सरगर्मी काफी बढ़ा दी। गरीब का आंसू कुछ समय तक तो आंसू रहता है, लेकिन वही आंसू फिर तेजाब बन जाता है जो इतिहास को पन्नों को चीर करके धरती पर अपना दस्तखत बनाता है। ये समझ लीजिए कि गरीब के आंख में जब तक आंसू हैं, लेकिन जब आंसू सूख जाते हैं तो उसकी आंखें अंगार हो जाती हैं। और ये इतिहास ने बताया है कि जब गरीबों की आंखें अंगार होती हैं तो सोने के भी महल पिघल करके पनालों में बहते हैं। वीपी सिंह ने सोचा कि मंडल को लगा के एक कास्ट पोलराइजेशन करा के एक लोअर कास्ट को इकट्ठा करके, मिडिल कास्ट लोअर कास्ट को इकट्ठा करके एक नया वोट बैंक बनाया जाएगा। और एक तो वो जल्दी कर गए, दूसरा उनकी इतनी राजनीतिक औकात अभी नहीं थी, इतने बड़े वो राष्ट्रीय नेता नहीं बने थे। और क्योंकि उनकी औकात नहीं थी, क्या हुआ उससे कि समाज तो डिवाइड हो गया, कास्ट के वोट बैंक भी बन गए, मिडिल कास्ट के वोट बैंक भी बन गए, पर वो उनको और उनकी पार्टी को नहीं मिले। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू करने का ऐलान किया तो उसका तीखा विरोध हुआ। कलम चलाना छोड़ दिया, बंदूक चलाना सीखेंगे। ऊंची जातियों के छात्रों ने विरोध का झंडा उठाया तो बीजेपी ने भी मंडल के जवाब में कमंडल का राग छेड़ दिया। कमंडल यानी अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा। बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या ये लोग कहते हैं कि आप हिंदू वोट बैंक बना रहे हैं। मैंने कहा मैं हिंदू वोट बैंक नहीं बना रहा हूं, मैं पेट्रियोटिक वोट बैंक बना रहा हूं, मैं नेशनल वोट बैंक। वीपी सिंह जिस राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे उसके दो चेहरे थे। एक चेहरा आंदोलन का, मंडल को लेकर दिल्ली की सड़कों से लेकर बिहार की सड़कों तक पर हंगामा, और दूसरी तरफ कमंडल को लेकर उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जमीन जो आने वाले वक्त में सियासत की स्थिति और सियासत की तस्वीर को ही बदलना चाहती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी वीपी सिंह की मुश्किल यह थी कि साथ खड़े 19 बड़े बड़े कद्दावर नेताओं की तरफ से उन्हें बहुमत तो मिल गया था, लेकिन बावजूद इसके उस बहुमत के आसरे 19 मुद्दों के साथ वो कभी खड़े नहीं हो सके। और देश में पहली बार ये महसूस किया गया कि आने वाले वक्त में किसी एक पार्टी की सरकार अब होगी नहीं, और हुआ भी यही। वीपी सिंह की सरकार का चलना धीरे धीरे मुश्किल हो गया। उनको भी इस बात का अंदाजा था क्योंकि पार्टी में ही चंद्रशेखर और देवीलाल ने मोर्चा संभाल रखा था। मंडल कमीशन का जिक्र वीपी सिंह ने लाल किले के प्राचीर से ही ये कहकर किया कि दरअसल पिछड़ों की बात, दलितों का जिक्र अब इस समाज और देश में होना जरूरी है। उनके हक की बात कही गई थी, लेकिन वीपी इस हकीकत को नहीं समझ सके। हिंदुस्तान दरअसल कई समुदाय और खाकों में बटा है और उसका चरित्र सिर्फ सियासी नहीं है। और इसी वजह से वीपी सिंह के लिए लाल किले पर भाषण भारी भी पड़ा। इस कड़ी में वीपी सिंह को एक साथ 3 सियासी मोर्चों पर लड़ना था। एक तरफ पार्टी की अंदरूनी लड़ाई, दूसरी तरफ बीजेपी का संकट और बाहर से कांग्रेस का हमला। वीपी ने
काट में लाल किले से अंबेडकर को याद किया तो मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर छुट्टी का ऐलान किया। जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, संविधान तो उन्होंने दिया, लेकिन जिस जगह पर सेंट्रल हॉल में संविधान को रचा गया, जब संविधान स्थापित हो गया तो वहां पर आज तक भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र तक नहीं लग पाया था। ये व्यवस्था की देन है। जो प्रवर्तक रहे उनके जन्म दिवस पर छुट्टियां हैं इस देश में, लेकिन प्रोफेट मोहम्मद के जन्म दिवस पर अभी कोई छुट्टी नहीं है। मैं आज घोषित करना चाहता हूं कि सरकार ने निर्णय किया है कि प्रोफेट मोहम्मद के जन्म दिवस पर छुट्टी मनाई जाएगी। लाल किले से वीपी सिंह ने करीब 75 मिनट तक भाषण दिया। कभी भावुकता भरे अंदाज में देश को झकझोरने की कोशिश की तो कभी अपनी लाचारी गिनाई। कभी हिंदुस्तान को अपने लहू से सींचने का दमखम दिखाया तो कभी सरकार को घेरने वालों को कोसा। वीपी सिंह को इस बात का कतई एहसास नहीं था कि जिस मुद्दे के आसरे वो सत्ता तक पहुंचे हैं वो मुद्दे इतनी जल्दी काफूर हो जाएंगे। दरअसल साथ दे रही बीजेपी ने कमंडल का मुद्दा उठाया, वीपी उससे पहले मंडल का मुद्दा उठा चुके थे। और लाल किले के प्राचीर पर जब वीपी खड़े हुए तो उन्हें जामा मस्जिद भी नजर आ रही होगी और शायद सामने मंदिर भी। लेकिन दूसरा सवाल यहीं से खड़ा हुआ, क्या ये मंडल कमंडल की लड़ाई में जिन मुद्दों के आसरे जनता ने राजा नहीं फकीर का नारा लगाया, वो नारा अब इस देश में सियासत के लिए एक महज सिक्का उछालने वाला मुद्दा बनकर रह जाएगा या फिर बात कुछ आगे बढ़ेगी? यकीन जानिए, लाल किले के प्राचीर से नारा लगा था, पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। वीपी की मुश्किल यह थी कि वो लाल किले के प्राचीर से चाहे जितने ऐलान कर दें, लेकिन उसे लागू कराना उनके लिए बेहद मुश्किल था। वजह बहुत साफ थी, उनके पास बहुमत की ताकत नहीं थी और साथ खड़े राजनीतिक दल अपने अपने चरित्र के लिहाज से बिल्कुल अलग अलग थे। उन्नीस 1990 के 15 अगस्त को लाल किले से तिरंगा लहराने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने हफ्ता भर पहले ही एक ऐसा फैसला कर लिया था जो बीते 11 सालों से धूल भांक रहा था। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का फैसला इतना बड़ा था कि दिल्ली की सड़कों पर वीपी का नंगा विरोध शुरू हो गया। वीपी सिंह के खिलाफ सियासी गलियारों में लामबंदी शुरू हो गई। लेकिन लाल किले से देश का भाग्य बांचने जब वीपी निकले तो छात्रों के विरोध का अफसोस तो था, लेकिन अपने फैसले को लेकर कोई मलाल नहीं। I'm not a villain in the Muslims, I'm not a villain in the backward class, I'm not a villain in the scheduled caste. They have very good feelings for me. Where am I a villain for? Majority I'm not. And because upper caste thinks their world is the nation and their world is all. And therefore anybody who's good or bad, that's the end of the world. मंडल के जवाब में बीजेपी की कमंडल राजनीति शुरू हो गई। जब बिहार में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा रोकी गई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति से मिलकर वीपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देकर नीचे उतरने के 85 दिन बाद वीपी सिंह सत्ता की सीढ़ियों से भी उतर गए। गजब है, वीपी सिंह ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजीव गांधी की सत्ता पलट दी थी और राजीव गांधी ने चंद्रशेखर को आगे करके वीपी सिंह की सत्ता डिगा दी। जी, सिर्फ चंद महीनों के लिए ही सही, लेकिन चंद्रशेखर इस देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन वो मसला भी बहुत कम दिन टिका। लेकिन किसे इस बात का एहसास था कि राजीव गांधी भी उसी खूनी हिंसा के शिकार हो जाएंगे
जिस हिंसा की शिकार इंदिरा गांधी हुई थी, और उसके बाद इस देश में सियासत बदली, कांग्रेस बदली, नेता बदले, उसके तौर तरीके बदले और सामने आ गया एक नया शख्स, पीवी नरसिम्हा राव।